आज हमने पढ़ना है एमएचसी। एमएचसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता है एमएचसी क्या होती है। एमएचसी का मतलब होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, इसका मतलब मैं तुम लोगों को आगे जाके बताती हूँ। अभी सिर्फ तुम लोग मोटी मोटी बातें सुनो। तुम लोगों को पता है कि एमएचसी प्रोटीन होती है जो कि हमारे सेल के सरफेस पे एंटीजेंस को प्रेजेंट करती है। ठीक है, ये एंटीजेंस प्रेजेंट करती है टी सेल्स को, ताकि टी सेल्स एक्टिव हो सकें और हमें हेल्प प्रोवाइड कर सके। अब टी सेल्स को एमएचसी दो तरीके से प्रोवाइड करती है। एमएचसी 1 करती है CD8 पॉजिटिव सेल्स को, और एमएचसी 2 करती है CD4 पॉजिटिव सेल्स को। ये सारी बातें तुम लोगों को पता है ना? बच्चों पता है या नहीं है? हाँ पता मैम है सीडी। पूछो। मैं वही यस रिपीट मैम। करी थी जो भी बोला था। ठीक है, ये वाली सारी मोटी मोटी बातें तुम लोगों को पता है। हमने पढ़नी है डिटेल इसकी कि इस एमएचसी का रोल ट्रांसप्लांटेशन में क्या है। और ये एमएचसी का रोल ट्रांसप्लांटेशन में पढ़ने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी जेनेटिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें इसकी जेनेटिक्स नहीं पता होगी हमें नहीं समझ आएगा कि किस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन में इसका रोल है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन से मेरी मुराद वही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है जो कि कराते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो ब्लड बैंकिंग वाले हैं उनको ये भी पता होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, अब एमएचसी स्पेसिफिक कुछ जीन्स होती हैं जिसको आप कहते हो एमएचसी जीन्स या एचएलए जीन्स, उनसे मिलके बनी होती हैं, मतलब कि उनके ऑर्डर पे बनी होती हैं। अब एमएचसी को आप एचएलए भी कह सकते हो, एमएचसी प्रोटीन को एचएलए प्रोटीन भी कह सकते हो। एचएलए का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन्स। ठीक है, बेटा किसी का माइक ऑन है? अब आपकी बुक में अगर कहीं एमएचसी की जगह पे एचएलए लिखा हो, चाहे वो जीन्स की डिस्क्रिप्शन में लिखा हो चाहे वो इसी प्रोटीन की डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक ही बात है, आप इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हो। एमएचसी बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली आपके क्रोमोसोम नंबर 6 पे मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि क्रोमोसोम 6 पे जीन्स मौजूद होते हैं, लेकिन तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जो जीन्स हैं उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी है। कोई एक जीन या दो जीन मिलके इनको नहीं बनाते। हमारे पास एच एल ए 1 यानी कि MHC1 बनाने के लिए 3 जीन्स है। ठीक है, अब मोटी मोटी बातें हैं जो 3 जीन्स हैं, लेकिन आगे उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है। MHC2 को बनाने के लिए हमारे पास एक जीन है। ठीक है, लेकिन उसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, वैरायटी है। अब इस ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6 पे 3 जीन्स हैं, HLA-A, HLA-B और HLA-C। ये 3 जो आपके पास जीन्स हैं इन्होंने बनानी है आपकी MHC1। और इसी ही क्रोमोसोम पे एक और जीन है जिसको आप कहते हो HLA-D जीन्स। अब ये जो HLA-D जीन्स हैं इसकी आगे वैरायटी है, इसकी टाइप्स हैं। वो DP हो सकती है, वो DQ जीन्स हो सकते हैं, या DR जीन्स हो सकते हैं। अब ये PQR क्या है, ये बेसिकली इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब MHC1 इन 3 जीन से मिलकर बनेगी, और MHC2 सिर्फ इस HLA-D एक जीन से मिलकर बनेगी। ठीक, अच्छा। अब तुम लोगों को पता है कि हम लोग डायप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। डायप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हर चीज के लिए दो दो जीन्स मौजूद है। यस। ठीक है, अब जब दो दो जीन्स मौजूद हैं, एक आ रहा है मैटरनल साइड से एक आ रहा है पैटर्नल साइड से, तो हमारे पास अगर HLA-1 के हिसाब से देखा जाए तो कितने सेट्स बन जाएंगे? HLA-A की दो टाइप्स बन जाएंगी, HLA-B की भी और HLA-C की भी। ठीक, और अगर HLA-D को देखा जाए, ये भी मैटरनल और पैटर्नल, यानी कि इन सारे जीन्स की दो दो वैरायटी जिसको आप अलील कहते हो हर ऑर्गेनिज्म के पास मौजूद है, एक पैटर्नल सेट से और दूसरी मैटरनल सेट से। इस दो आप दो फॉर्म ऑफ जीन्स के होने को कहते हो हैप्लोटाइप्स। आपकी बुक में ये टर्म लिखा हुआ है हैप्लोटाइप, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। टू हैप्लोटाइप का मतलब है कि टू सेट ऑफ जीन्स।
एक सेट जीन एक वो वाला सेट जीन्स जो कि आपकी मदर से आ रहा है, दूसरा वो वाला जीन्स का सेट जो कि आपके फादर से आ रहा है। ठीक है, ये एट अ टाइम आपके जीन्स लोकस पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दोनों सेट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आगे जाके आप लोग देखोगे लिखा होगा कि ये जो जीन्स हैं ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब कंबाइंड फॉर्म में जब दो जीन्स अपना इफेक्ट दे रहे हो, इसको आप कहते हो कोडोमिनेंस। एफएससी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद तुम लोगों को याद हो। याद है? इसमें हम बायो में पढ़ा था, चार पढ़ा था। टाइप्स थी आई गेस। यस। उसमें एक टाइप थी कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस वो होती है जब दोनों ही आपके जो जीन्स हैं या अलील्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और कंबाइन इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा। हानिया तबीयत कैसी है अब? मैम ठीक है। चलो शुक्र है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि हर ऑर्गेनिज्म में MHC1 बनाने के लिए 3 जीन्स HLA, B और C, और MHC2 बनाने के लिए एक जीन HLA-D मौजूद है। ठीक है, HLA से लेकर D तक MHC1 और MHC2 के जीन्स हैं, और कहाँ है? क्रोमोसोम नंबर 6 पे। लेकिन ये सारे जो जीन्स हैं, अगर आप एक पॉपुलेशन में देखो, सारी पॉपुलेशन के आप जीन्स उठाओ, सबका क्रोमोसोम नंबर 6 उठाओ, उन क्रोमोसोम नंबर 6 से सबके ही MHC के जो जीन्स हैं वो निकाल लो, तो इन सब में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलील्स मिलेंगी। हर पर्सन में जो HLA होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बुशरा में HLA एक टाइप का है, तो हानिया में HLA दूसरी किसी और टाइप का होगा, ज़ाहरा में HLA किसी और टाइप का होगा, हमाद में किसी और टाइप का होगा, रमीज में किसी और टाइप का होगा। ठीक, इसी तरीके से HLA-B की बात है, हो सकता है HLA-B अंशा में किसी और टाइप का है, फायजा में किसी और टाइप का हो, आयशा में HLA-B की कोई और वैरायटी हो। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अब चाहे कहने को ये सिर्फ 4 टाइप्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। पॉलीमॉर्फिज्म कोई बच्चा बता सकता है क्या होता है? मैम डिफरेंट शेप्स होती हैं मतलब। हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स आप कह सकती हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम शेप को कंसीडर नहीं कर रहे, डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही चीज की। इसको आसानी से समझाने के लिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। जैसे कि वाटर है, वाटर तो वाटर होता है, चाहे वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करे, लिक्विड में एग्जिस्ट करे, या फिर वो सॉलिड में एग्जिस्ट करे। ये उसकी पॉलीमॉर्फिज्म जरूर हो सकती है, लेकिन सारी की सारी स्टेट्स वाटर की हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक बात है समझाने के लिए। जीन्स में तो ये वाली चीज नहीं होगी ना, जीन्स में डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब वो HLA ही रहेगा, लेकिन उसकी वैरायटी होगी। आप यूं समझ लो, एक टाइप है उसको आप HLA-1 कर लो, दूसरी HLA-2 कर लो, तीसरी HLA-3 कर लो। इस बेस पे जब आप इनको देखते हो, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक HLA के जो डिस्कवर्ड अलील्स थे वो 4300 थे, 4300, 4300। HLA-B के 5200, HLA-C के 3900, और HLA-D के 5000 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही थी 2019, और अब चल रहा है 2025। तो अब सोचो कि अब की रिसर्च के मुताबिक अगर और ज्यादा डिस्कवर हो रहे होंगे तो मजीद फॉर्म्स डिस्कवर हो गई होंगी। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो मुझे लगता है हजारों लाखों की तादाद में डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होंगी इनके कॉम्बिनेशन से MHC की। अब इन्होंने बनाना क्या है? MHC प्रोटीन बनानी है इन जीन्स ने। अब एक कॉम्बिनेशन MHC प्रोटीन का बना, उसने मैविश की MHC प्रोटीन बना दी। ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन अब बना, दूसरे कॉम्बिनेशन से बुशरा की MHC प्रोटीन हो गई, तीसरे कॉम्बिनेशन से हानिया की MHC प्रोटीन हो गई। अब इन तीनों की MHC प्रोटीन MHC ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट होने की वजह से इन सब की MHC प्रोटीन डिफर करेगी। अच्छा, अब लेट से कि मैविश को जरूरत है किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल किडनी की, फॉर एग्जाम्पल किसी और टिश्यू की जरूरत है, और वो चाह रही है कि वो अपने जानने वालों में से किसी से ले ले।
बुशरा ने कहा कि वो दे देती है। बुशरा की एमएचसी जब उठा के चेक की गई तो वो महविश की एमएचसी से मिल ही नहीं रही। महविश की एमएचसी डिफरेंट है, बुशरा की डिफरेंट है। फिर हानिया ने ट्रस्ट किया, हानिया की एमएचसी भी नहीं मिल रही। जहरा की एमएचसी ट्राई की, जहरा की भी एमएचसी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि एमएचसी में कॉम्बिनेशन चेंज होने की वजह से डिफरेंस था। थी सबके पास एमएचसी 1 और एमएचसी 2, लेकिन सब की एमएचसी 2 डिफरेंट थी। ये बात समझ आई है? यस मैम। मैडम MHC2 जो डिफर करेगी वो उसकी सब टाइप्स की वजह से, जो वो डी की जो 3 सब टाइप्स थी। जी बिल्कुल, एक तो डी की सब टाइप्स चेंज है, दूसरा मैटरनल और पैटर्नल एलील्स जो आ रहे हैं, सबके मदर और फादर डिफरेंट होते हैं, उनमें भी डिफरेंट हम्म। कॉम्बिनेशन है ना। अब हो सकता है कि हमारे फॉर एग्जांपल सेट्स हैं जीन्स के, आपके जो जीन्स के सेट है मैटरनल और पैटर्नल, उसमें दोनों में HLA-D-P हो, ठीक है। हो और अगर सकता मेरे है ही कोई सिबलिंग में हो, उसका भी डिफरेंट हो सकता है। सॉरी, मतलब मैंने कहा मेरा ही कोई बहन भाई हो, उसका भी मतलब डिफरेंट हो सकता है। नहीं देखो, हो सकता है कि आपको जो HLA-D मिल रहा है अलील, ठीक है, आपके फादर से और मदर से, हो सकता है कि आपके मदर और फादर के HLA अलील सेम हो सकता है आपके सारे बहन भाइयों में सेम हो सकता है आपकी मदर और फादर के पास दोनों सेट्स डिफरेंट हो, डी DP भी हो, DQ भी हो, आपके फादर के पास DP और DR हो। इस फॉर्म में, इस केस में अब आपके जो बहन भाई हैं उनमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है, डिफरेंस भी हो सकता है। समझाती हूँ। ओके। मैम ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं मतलब। हाँ बेटा देखो, लेट्स से DP और DQ है, ठीक है। हो सकता है जैसे DP ब्लड मदर से आया ग्रुप, है। जी बेटा। जैसे ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी बिल्कुल, वैसे अब DP हो सकता है इसको मदर से आया है और DQ आया है फादर से। अगर फादर का देखा जाए, हो सकता है फादर के पास DQ और DQ ही सेट हो सकता है DQ और DR हो, लेकिन फादर से मिलना तो एक है ना। हो सकता है जो जीन आपको मिला हो फादर से वही आपके बहन भाइयों को मिला हो सकता है कोई और मिला हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी इनहेरिटेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि पहली प्रेफरेंस होती है कि आपकी फैमिली में से मदर फादर या बहन भाई सिस्टर ब्रदर, इनमें से कहीं से आपको डोनर मिल जाए, उनका कोई भी ऑर्गन या टिश्यू मैच कर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती हो, मदर फादर सेम है, जीन सेम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां से ना मिले, फिर आपको पता है कि फिर बाहर से कहीं से ढूंढा जाता है डोनर, और बाहर बहुत रेयर केस है कि कोई मिल जाए। इतनी बड़ी आबादी में आप सेम MHC वाले बंदे ढूंढो, ये एक मौजे से कम नहीं है। अच्छा, हम ये फिर वही वाली बात है कि हम डेप्लॉयड हैं। अब डेप्लॉयड हैं तो हमारे पास एक सेट आएगा मदर से और एक फादर से, लेकिन चाहे जितने भी टाइप्स हैं अलील्स की, फॉर एग्जांपल HLA है, इसकी 4300 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन किसी एक पर्सन में एक टाइम पे कोई एक अलील ही आ सकता है। इस 4300 में से अगर महविश को कोई अलील मिला है तो कोई एक ही मिलेगा, लाजमी नहीं है कि दोनों मिले, ठीक है। दूसरे लोकस पे अब वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन एक लोकस पे सिर्फ एक टाइप ही आ सकती है, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ MHC1 पे। आपकी जो MHC1 होती है बेसिकली क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड फिर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। अब आप लोगों को वो वाली बातें तो नहीं बताने के लिए मैं वो करूंगी, टाइम वेस्ट करूंगी कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन क्या है, याद होगा। लेकिन अभी फिलहाल इनको सेम चीज कंसीडर करो, क्योंकि MHC1 को हम प्रोटीन कह रहे हैं। अब आपकी जो MHC1 है, इसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक, और उसको आप नेम देते हो अल्फा चेन का। MHC1 सिर्फ एक चेन से मिलकर बनी होती है।
अब एक चेन है, तो एक चेन को बनाने के लिए एक सेट कहां से आएगा जीन्स का? मदर से। दूसरा सेट कहां से आएगा जीन्स का? फादर से। यानी कि MHC1 को बनाने के लिए टोटल हमें दो सेट चाहिए जीन्स के। एक सेट जो कि मदर से आए और दूसरा सेट जो कि फादर से आए, और दोनों सेट को डोमिनेंस शो करेंगे और को डोमिनेंस के नतीजे में हमारी MHC1 बनेगी। लेकिन अगर आप MHC2 को देखो तो MHC2 बेसिकली दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा TCR दो चेन से मिलकर बना था। दो चेन्स, एक चेन अल्फा, दूसरी बीटा। अब इसमें क्या होगा? अल्फा चेन को बनाने के लिए भी हमें एक सेट चाहिए होगा मदर से, एक सेट चाहिए होगा फादर से। बीटा चेन के लिए भी एक मैटरनल सेट और बीटा चेन के लिए एक पैटर्नल सेट। यानी कि इन दो जीन्स को बनाने के लिए टोटली हमें कितने सेट चाहिए? 4 जीन्स के सेट चाहिए, दो मदर से और दो फादर से। क्यों? क्योंकि चेन्स हमारे पास दो हैं, हर चेन के लिए एक एक मदर और एक एक फादर का जीन चाहिए, तब जाके दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी जो कि नॉन कोवलेंटली बाइंड होके MHC2 बनाएंगी। अब मैं तुम लोगों को जरा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। तुम लोगों को मेरा गूगल अंकल नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैडम। ये वाली डायग्राम मेरी फेवरेट है इन सब में से। मैंने खुद भी यही वाली ड्रॉ की थी और बच्चों को यही वाली दिखाती होती हूँ। एक ये और एक ये वाली मैम कौन कौन सी? दिखाती हूँ। शो जाओ। एक ये वाली, दूसरी भी दिखाती हूँ। अब देखो, ये है आपकी MHC1, नजर आ रही है? ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, अगर तुम लोग देखो तो इसके ऊपर सिर्फ एक चेन है, ये ब्लू पार्ट से शुरू हो रही है, इधर से जहां से एरो मूव कर रहा है, ब्लू पार्ट, ये पिंक पार्ट, ये पर्पल पार्ट, दिस इज MHC1। मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये सारी है आपकी अल्फा चेन। MHC1 सिर्फ इस एक अल्फा चेन से मिलकर बनी होती है। ये जो साथ में बीटा टू लगी हुई है ना, ये बीटा टू बेसिकली कोई चेन नहीं है अलग से जिसको आप बीटा चेन कहो। ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल लगा होता है जिसको आप कहते हो बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन। माइक्रोग्लोब्यूलिन का मॉलिक्यूल होता है। तुम लोग प्रोटीन्स की टाइप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा होता है। अच्छा, इसका रोल एज सच कोई नहीं होता। इसने यहाँ पे लगाया तो हुआ होता है इसके स्ट्रक्चर में, लेकिन MHC की सिर्फ एक चेन कंसीडर की जाती है जिसको आप अल्फा कहते हो, और उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक अल्फा 1 मॉलिक्यूल, यानी कि इसके ये पार्ट्स मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं। अल्फा 2 और अल्फा 3, ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके बना रहे हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कोई 45,000 के करीब। ठीक है, ये वो वाली बातें हैं जो तुम लोगों की बुक में है, देख लेना। लेकिन ये जो MHC2 होती है, ये दो चेन से मिलकर बनी होती है। एक चेन ये बिल्कुल TCR की तरह अल्फा चेन, और दूसरी चेन बीटा चेन। अब इसके दो पार्ट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। अब ये पार्ट्स बेसिकली क्या है? जैसे आप लोगों ने TCR में पढ़ा था ना, या फिर आपने एंटीबॉडी में पढ़ा था, ये भी वही पार्ट्स हैं। ये ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं ये वेरिएबल पार्ट है, ये नीचे वाले जो पार्ट हैं ये कांस्टेंट पार्ट है। ठीक, ऊपर वाले पार्ट वेरिएबल, नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको पता है वेरिएबल पार्ट, इसके बीच में जो स्पेस है इसको आप कहते हो बाइंडिंग क्लेफ्ट। इस जगह पे
आपका वो एंटीजन या वो पेप्टाइड जिसको आपने प्रेजेंट करना है वो यहाँ पे आके अटैच होता है, बाइंड होता है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे क्या चीज अटैच होती है, यहाँ पे आपका वो मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको आपने आगे टी सेल को प्रेजेंट करना है। अच्छा, ये हो गया, ये चीज समझ आई है बेटा? यस मैम। पक्की बात है? यस। अच्छा, ठीक है। अब इसके ये जो कांस्टेंट पार्ट है ना, कांस्टेंट पार्ट, बेसिकली इन कांस्टेंट पार्ट में आपके सीडी सेल से अटैच होना होता है। अब आप लोगों को पता है कि MHC1 ने किससे अटैच होना है? CD4 पॉजिटिव सेल से अटैच होना है, और MHC2 ने CD8 पॉजिटिव सेल से अटैच होना है। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये बेसिकली अटैच होते हैं आपके इस CD4 और CD8 से। तुम लोगों को याद होगा कि हमने ऐसे टी सेल बनाया था, ठीक है, ये लेट से ये आपका टी सेल है, बेटा आपने क्या कहा है मुझे नहीं समझ आया। ये आपका टी सेल है, ये उसके ऊपर TCR लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके TCR ने बेसिकली यहाँ पे आके MHC और एंटीजन कम्प्लेक्स के साथ अटैच होना है। साइड पे यहाँ पे को रिसेप्टर लगा होता है जिसको आप कहते हो CD4 पॉजिटिव या जिसको आप कहते हो CD8 पॉजिटिव। अगर तो CD4 पॉजिटिव है तो वो आके किसके साथ अटैच होगा? MHC1 MHC1। MHC1 के साथ, ठीक है। और अगर CD2 सॉरी CD4 CD4 ना, अब मेरा ही दिमाग घूम गया, मैम गलत बता रहे हैं। नहीं, रुक CD8 जाओ रुक जाओ। होगा तो MHC2। हाँ, CD8 होगा तो MHC1, हाय CD8 हाय होगा तो नहीं। MHC1, है ऐसे ना? ही है सारा। तो फिर आपने ऐसे क्यों लिखा हुआ इधर? बेटा मैंने गलत लिख दिया होगा ना, वही तो मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि बताओ। हाँ CD8 सही, ओके। MHC1, रुक जाओ, हाँ ठीक। सारा तो मैंने खुद ही मैस क्रिएट कर दिया। CD8 MHC1, CD4 MHC2। अब लेट से यहाँ पे आया आपके पास हेल्पर टी सेल, ठीक है, सॉरी साइटोटॉक्सिक टी सेल। उसका जो को रिसेप्टर है जिसको आप कहते हो क्या, कौन सा को रिसेप्टर होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल पे? बच्चों कौन सा होता है? को मैम रिसेप्टर आपने होता क्या क्या है? पूछा है? को रिसेप्टर बेटा एक मेन रिसेप्टर होता है जिसको हमने TCR कह दिया। उस TCR ने आके यहाँ पे एंटीजन के साथ बाइंड करना है जो कि एंटीजन MHC के ऊपर लगा हुआ है, याद है? इसको कहते हैं सिग्नल 1। इस सिग्नलिंग को, इस बाइंडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए को रिसेप्टर जो कि साथ ही लगा होता है वो बाइंड करता है MHC की साइड पे। तुम लोगों को बताया था CD4 के पास होता है, सॉरी हेल्पर टी सेल के पास होता है, बोलो बच्चों, हेल्पर टी सेल के पास CD4 नहीं होता? हाँ जी मैम आप। यस, साइटोटॉक्सिन सील से CD8 होता है। हाँ, और इसके पास CD8 पॉजिटिव सॉरी CD8 रिसेप्टर होता है। ये इसके को रिसेप्टर कहलाते हैं, मैंने पता नहीं कितनी दफा बताया है, यस मैम। ठीक है। ये इसके को रिसेप्टर है, चाहे वो CD4 है या CD8 है। इन्होंने, आपको याद होगा मैंने बताया था MHC की साइड पे अटैच होना होता है। तो बेसिकली MHC की साइड पे कहाँ पे? कांस्टेंट पार्ट के साथ अटैच होते हैं। जो आपका वेरिएबल पार्ट है उसके साथ अटैच होंगे आपका TCR, ठीक है, वेरिएबल पार्ट में लगे हुए एंटीजन के साथ। लेकिन आपका ये जो को रिसेप्टर है ये आपके इस MHC के कांस्टेंट पार्ट पे अटैच होता है। ये बात थोड़ी मैस क्रिएट हो गया था बताते हुए, नहीं समझ आई तो बताओ। मैम रिपीट कर दे। रिपीट कर रही हूँ, आपकी MHC1 है, MHC2 है, दोनों के ही वैसी ही फॉर्मेशन है जैसे कि आपकी BCR या TCR की होती है। कैसे है कि दोनों में ही आपके पास एक वेरिएबल रीजन है ये वाले, और नीचे है कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन पे एंटीजन अटैच होता है, उस एंटीजन के साथ TCR आके बाइंड होता है।
लेकिन कांस्टेंट रीजन किस लिए है? ताकि कांस्टेंट रीजन के साथ को रिसेप्टर बाइंड कर सके। को रिसेप्टर यानी कि CD4 या CD8। इस वाले पार्ट के साथ, वेरिएबल पार्ट के साथ TCR, कांस्टेंट पार्ट के साथ CD रिसेप्टर, जिसको आप को रिसेप्टर कहते हो। कुछ समझ आई? यस मैडम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इन MHC की जेनेटिक्स देखने के बाद कि अब ये MHC का रोल क्या है ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक, अब तुम लोगों को पता है कि सब में ही MHC1 और MHC2 है, लेकिन सब में ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन MHC का, कॉम्बिनेशन डिफरेंस होने की वजह से। अब वो जो डिफरेंस है वो किस वजह से है? इस कॉम्बिनेशन के डिफरेंस की वजह से। अब इसका कोई मकसद होगा। इसका मकसद ये है कि हर इंसान में MHC एक स्पेसिफिक टाइप की हो। इसके बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है, लेकिन हमने अभी वो डिस्कस नहीं करना, हमने ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस करनी है। आप लोगों को पता है कि अगर तो हमारी अपनी कोई प्रोटीन हो तो हमारे सेल, हमारे चाहे बी सेल हैं या टी सेल हैं या मैक्रोफेजेस हैं, ये उसको कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी अपनी बॉडी का ना हो, हमारी अपनी बॉडी से डिफर कर रहा हो, उसको हमारे जो इम्यून सेल्स है या इम्यून कंपोनेंट्स हैं वो फॉरेन कंसीडर करते हैं। और जब फॉरेन कंसीडर करते हैं तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। रिपीट कर रही हूं, अगर कोई भी प्रोटीन जो कि हमारी अपनी बॉडी की है तब तो वो हमारे लिए हार्मलेस है। ठीक है, चाहे आप अपनी स्किन का टिश्यू एक जगह से उठाओ और दूसरी जगह पे कहीं पे लगा दो तो दूसरी जगह पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी सेम है। लेकिन अगर कोई भी प्रोटीन किसी और बॉडी की आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है और वो आपकी बॉडी की प्रोटीन से डिफरेंट है, तो आपकी बॉडी उसको फॉरेन कंसीडर करेगी और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। यही काम हो रहा होता है आपके ट्रांसप्लांट में। ट्रांसप्लांट में आप लोग क्रॉस मैच कराते हो। क्रॉस मैच में दो टाइप के क्रॉस मैच होते हैं, एक होता है मेजर क्रॉस मैच और दूसरा होता है माइनर। मेजर जो क्रॉस मैच होता है उसमें बेसिकली यही आपकी MHC की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि MHC मिलती है कि नहीं मिलती, एक जैसी है या नहीं है। अगर आपकी MHC डिफरेंट होगी तो क्या होगा? कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो आपकी प्रोटीन, सॉरी, आपकी जो बॉडी है वो दूसरी प्रोटीन को, दूसरी MHC को फॉरेन कंसीडर करेगी। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ। ये एक बंदा है, ठीक है, इस बंदे को जरूरत है किडनी की। ठीक, अब इसकी किडनी हो गई है खराब, दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। अब इसने लेना है एक किडनी किसी और बंदे से। किसी और बंदे में इसके कोई बहन भाई भी हो सकता है, इसके मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई दूसरा ब्लड रिलेशन भी हो सकता है जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का हो, या कोई बाहर का डोनर भी हो सकता है। अब किडनी लेने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है MHC का मैच करना। अब लेट से इसकी जो बहन थी उसने कहा है कि वो इसको किडनी दे देती है। उसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था किडनी देने का। जब उसने क्रॉस मैच कराया तो क्या हुआ कि इसकी जो MHC है वो इसकी MHC से डिफर कर रही थी। फिर भी इसने जिद की, इसकी जिद करने पे इन्होंने किडनी लगा दी। अब जैसे ही किडनी इधर गई, MHC तो मैच कर नहीं रही थी। अब किडनी तो किडनी है, आपकी बॉडी को क्या पता चलना चाहिए, किडनी की जगह पे किडनी लगाई है। लेकिन नहीं, आपके टी सेल्स जब भी उस किडनी के साथ से गुजरेंगे वो देखेंगे कि इस किडनी पे लगी हुई जो MHC है वो तो मेरी बॉडी की MHC है ही नहीं। ये जो प्रोटीन है ये मेरी प्रोटीन से तो डिफर कर रही है, इसका मतलब ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, ये कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है। वो टी सेल्स फॉरेन से उस किडनी के खिलाफ इम्यून रिएक्शन जनरेट करेंगे। वो कैसे करते हैं बाद में बताऊंगी।
ठीक है, लेकिन उनकी कोशिश क्या होती है कि उस सेल को, उन सेल्स को जिसके ऊपर बाहर कोई और एमएचसी प्रोटीन है, उसको फौरन से किल कर दें। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही कोई और है, या उस सेल के अंदर मौजूद, सॉरी, उस किडनी के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं, स्पेशली टी सेल्स हैं, अगर आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो कोई और सेल्स हैं, ये तो हमारी बॉडी के सेल्स है नहीं, कैसे घुसे हैं हमारे सेल में, हमारी बॉडी में, तो इसके रिस्पॉन्स में भी क्या होगा, आपकी बॉडी कोशिश करेगी उस ऑर्गन को खत्म कर दे जिसमें कोई फॉरेन सेल है। लेकिन अगर ये केस होता कि जब इसकी बहन ने कहा कि मेरा मेरा गुर्दा ले लो, मेरी किडनी लगा दो, और उसका एमएचसी मिल भी रहा था, दोनों के एमएचसी बिल्कुल सेम थे, अब एमएचसी सेम होने के बाद जब किडनी इधर ट्रांसप्लांट की गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी इम्यून सेल्स वहां से गुजरे, उन्होंने देखा एमएचसी एक जैसी है, अगर एमएचसी एक जैसी है तो नो इश्यू। ठीक, इसलिए आप एमएचसी को एमएचसी कहते हो। एमएचसी का मतलब होता है मेजर, एम से मेजर, एच से हिस्टो, और सी से कंपेटिबिलिटी, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, सॉरी, एच से हिस्टो कंपेटिबिलिटी और सी से कम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स। हिस्टो आपको पता है, हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू, हिस्टो कंपेटिबिलिटी टिश्यू का मैच करना, मेजर मतलब बड़ी मैचिंग, कम्प्लेक्स इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कह रहे होते हो। तो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी या मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी एंटीजन, ये क्यों है? क्योंकि यही वो प्रोटीन्स हैं जो आपके ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल भी बना सकती हैं, और यही वो है कि अगर मैच ना करें तो एक्यूट रिएक्शन जनरेट होगा और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी। यहां तक मेरी तकरीर थोड़ी समझ आई यस मैम। यस मैम। सबको? मैम ब्लड में कोई रोल नहीं है इसका एमएचसी का? बेटा वो सारा सारा रोल हम बाद में करेंगे, अब आप अभी फिलहाल इतना बताओ, जो पढ़ाया वो समझ आया? यस मैम। अभी मैंने तुम्हारे सवाल का ना इतना सा आंसर कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तुम लोगों को बताया था कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स हैव MHC1, और आपके ब्लड सेल्स में भी तो न्यूक्लिएटेड सेल्स है ना, तो उस पे भी MHC होगी, होगी या नहीं होगी? मैम रेड ब्लड सेल तो न्यूक्लिएटेड नहीं, रेड नहीं ब्लड सेल्स पे होता। नहीं होती बेटा, WBCs पे तो होती है ना। यस मैम। रेड ब्लड सेल्स का तो इम्यूनिटी में रोल भी नहीं है। अच्छा, दूसरा, तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये प्रोफेशनल एपीसीज है ना, और मैक्रोफेजेस भी आपके लिम्फोसाइट्स का हिस्सा है, वो भी प्रोफेशनल एपीसीज हो सकते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, तो उसके ऊपर MHC2 भी होगी। तो ब्लड रिएक्शन में भी आपकी MHC ही इन्वॉल्व होती है, HLA एंटीजन ही इन्वॉल्व होते हैं मेजरली। अब रही बात आपके आरबीसीज और आपके प्लेटलेट्स की, मैं ना हिमाटोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ नहीं जाऊंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन वहां पे भी आप लोगों की HLA ही इन्वॉल्व होती है, कैसे होती है बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोगों ने प्लेटलेट्स वाले चैप्टर में भी HLA का जिक्र पढ़ा होगा। अच्छा, ठीक, जी जी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्स करती हूँ, रिस्पॉन्स बैक करती हूँ। बेसिकली ये है कि वो फाइनल नहीं हुआ उसका, जो नेम नीचे लिखवाना है, नेम फाइनल हो जाए, जी जी जी, डॉक्टर का नेम, वो नेम फाइनल हो जाए। हम्म। अच्छा चलें, ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करती हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। बच्चों कहाँ तक सुना तुम लोगों ने मुझे? प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आवाज आ रही है? मैम आप तो वो कर रही थी कुछ, आपने बस अच्छा बोला तो और वो कट गई थी। अच्छा
ठीक है, तुम लोगों को यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो? आ गई। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है ना कि ईच ऑफ अस हैव होना चाहिए, यहाँ मैंने क्या लिख दिया पता नहीं, ईच ऑफ अस हैव समवट डिफरेंट एमएचसी प्रोटीन्स, यानी कि मेरी प्रोटीन तुमसे डिफर कर रही होगी, तुम्हारी प्रोटीन किसी और से डिफर कर रही होगी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली जो है हमारे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की एक मेजर वजह होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो एमएचसी प्रोटीन है एक जैसी होती, डिफर ही ना कर रही होती, तो क्या होता? आराम से हानिया का गुर्दा में ले सकती थी, बुशरा की आंखें ले सकती थी, कोई रिजेक्शन ना होती। क्यों? क्योंकि एमएचसी सेम होती। समझ आई? अगर मैंने